चलिए स्टार्ट कर। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए द्वितीय वर्ष और द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंटेंट जितना भी रहेगा। तो सबसे पहले सिलेबस के अंतर्गत देखते हैं कि इस साल हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, और उन टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ हम समझेंगे भी कि इन टॉपिक्स का क्या अर्थ होता है और एक वार्म अप। ये आपका एग्जामिनेशंस का पैटर्न है। पैटर्न किस प्रकार से है, तो पार्ट ए बी सी ये आपका पैटर्न है, उसमें इस प्रकार से 75 मार्क्स रहते हैं। पेपर की बात करें तो पेपर जो फर्स्ट है वो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। मानव भूगोल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ विषय हमारे सामने रहता है जिसको यहाँ पर 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहली जो यूनिट है जिसके अंतर्गत आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन यानी उसका अर्थ, अर्थ के बाद उसके स्कोप उस यानी उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में। डेफिनेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे मानव भूगोल की परिभाषाएं दी जा सकती है, और इन परिभाषाओं के आधार पर हम इसके बारे में पता लगाएंगे कि जो हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत हमें या इसका अर्थ क्या है। स्कोप का अर्थ होता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम कौन कौन से विषयों का अध्ययन करेंगे, यानी कौन कौन से जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे, तो उन सभी टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर दे रखा होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आपके बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स आएंगे। उसके अंतर्गत आपको तीनों ही प्रिंसिपल्स के बारे में जानना होता है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किस बेसिस पे अपनी स्टडी को रखता है। जैसे कि इसके अंतर्गत आपके प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है। तो ये जो थ्योरीज है यानी जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, परस्पर निर्भरता का सिद्धांत है, तथा प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट है। तो इन सभी प्रिंसिपल्स के आधार पर ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज है या ह्यूमन ज्योग्राफी अपने आप को डेवलप करता है। तो इन प्रिंसिपल्स के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना होता है। फिर इसी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत नेक्स्ट जो है वो है इट्स रिलेशनशिप विथ अदर सोशल साइंसेस। केवल और केवल सोशल साइंसेस के बारे में या उसके साथ रिलेशंस को हमें यहाँ पर दिखाना। देखिएगा कि ह्यूमन और ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी एंड ह्यूमन को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ह्यूमन एंड ज्योग्राफी के बीच में जो रिलेशन है, तो ह्यूमन और ज्योग्राफी के बीच में रिलेशन, तो ज्योग्राफी किससे रिलेटेड हमारे जो फिजिकल फीचर्स रहेंगे और ह्यूमन से रिलेटेड हमारे कल्चरल फीचर्स रहेंगे। जैसे कि हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, तो ये हमारी सांस्कृतिक जो आधारशिला है उनका ज्योग्राफी के साथ क्या रिलेशन है। तो जिस प्रकार से हम ह्यूमन कल्चर को देखें तो ह्यूमन कल्चर से जो सब्जेक्ट बनते हैं उसमें आपका हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक है। तो इनके साथ ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या रिलेशन, यानी बेसिकली हम ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेशन न देखकर हम ये देखते हैं कि जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी का जो रिलेशन है वह उसकी ह्यूमन के कल्चर से, ह्यूमन का जी की जो हिस्ट्री है उसके साथ क्या रिलेशंस है। तो बेसिकली हम सोशल साइंसेज के जितने भी जो सब्जेक्ट है उसके साथ इसके रिलेशंस को देखने वाले हैं। फिर है नेक्स्ट जो है स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कूल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत कुछ 3 से 4 जैसे कि स्कूल्स आएंगे। उसमें यहाँ पर आपके दे रखा है, जिसमें सबसे पहला इन्वायरमेंटलिज्म जो है यानी जो पर्यावरणवाद है, फिर पॉसिबिलिज्म है, और फिर नियो डिटर्मिनिज्म है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। इन्वायरमेंटलिज्म कह लीजिए या नेचुरलिज्म कह लीजिए, एक ही बात है। इसका अर्थ ये होता है कि हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे कि जो ह्यूमन था वो काफी पास्ट से, यानी जब उसने आपका डेवलपमेंट स्टार्ट किया उस समय जो शुरुआती जो फर्स्ट जो फेज था उसके अंतर्गत ह्यूमन के इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशंस थे वो काफी फ्रेंडली थे। तो उसके बाद यानी ये वो टाइम ड्यूरेशन है जब मनुष्य जंगल में रहता था, जंगल की वनस्पतियों का यूज करता था, उसके साथ ही अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करता था। यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का उसके दिमाग में बिल्कुल भी प्रश्न नहीं उठता था, वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने अपने आप को डेवलप किया, और डेवलप जैसे जैसे किया तो वहां पर एक नई जो थ्योरी जो सामने आती है वो पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचने लग जाता है। जैसे कि हमने कहा कि पहले जो मनुष्य था वो डिपेंडेंट था,
पूर्ण रूप से वह प्रकृति पर डिपेंडेंट रहता था, उसकी आज्ञा मानता था, उसमें किसी प्रकार का बदलाव लाने की कोशिश नहीं करता था, तो वो इन्वायरमेंटलिज्म कहलाएगा या नेचुरलिज्म कहलाएगा। फिर उसके बाद जब मनुष्य ने सोचा कि हाँ, मेरे अंदर बुद्धि है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं पर्यावरण में कुछ बदलाव ला सकता हूँ। ऐसी स्थिति में एक नई थॉट जो सामने आती है, वो कहलाती है पॉसिबिलिज्म, जिसे कहा जाता है संभववाद। संभववाद यानी आज जब हम कह सकते हैं कि हमारा पुनर्जागरण या जो इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ या औद्योगिक क्रांति हुई, उस समय का जो टाइम ड्यूरेशन रहा था, वो पॉसिबिलिज्म के अंतर्गत माना जाता है। अभी हम वर्तमान की बात करें तो एक नई थ्योरी सामने आ रही है जिसको नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, जिसे नव निश्चयवाद कहा जाता है। तो नव निश्चयवाद ये थ्योरी आएगी आपके सामने, जिसमें ग्रिफिथ टेलर अपने विचार रखता है, अपनी थॉट्स को बताता है कि किस प्रकार से हमें बैलेंस रूप में, यानी ना तो ह्यूमन काफ़ी डेवलप्ड है या फिर जो नेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों जो हैं अपने आप को बैलेंस रखते हुए अपने आप को डेवलप करते हैं। तो ये बेसिकली इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट आपके कंप्लीट होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड। अब यूनिट नंबर जो सेकंड है उसके अंतर्गत जियोग्राफिक इन्वायरमेंट एंड मैन, यानी हमारे चारों तरफ का जो भौगोलिक वातावरण है। भौगोलिक वातावरण का अर्थ होता है कि हम जहाँ खड़े हैं तो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पर्वत है, पठार है, माउंटेन्स है, आपके लेक्स है, वाटर बॉडीज जितनी भी है सारी की सारी उसमें, लैंड स्ट्रक्चर जितने भी है सारे के सारे। तो हम हमारा जो सराउंडिंग एरिया है उसमें जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट पूरा का पूरा हमें घेरा हो। जियोग्राफिक इन्वायरमेंट कह लीजिए या फिर हमारा इन्वायरमेंट कह लीजिए। तो इन्वायरमेंट जो है हमें घेरा हुआ है, तो उसके साथ मानव के क्या रिलेशनशिप है, यानी किस प्रकार से हम वो हमें रिएक्ट करता है या हम उनको प्रभावित करता है। जैसे कि पेड़ है तो पेड़ हमें क्या फायदा पहुंचाता है या क्या नुकसान पहुंचाता है। ह्यूमन जो है वो पेड़ के लिए किस प्रकार से लाभदायक है या हानिकारक है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के रिलेशंस हैं वो यहाँ पर होते हैं। अब इसके अंतर्गत हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर लैंड फॉर्म्स, यानी जितने भी जो लैंड फॉर्म्स है। अब लैंड फॉर्म्स के अंतर्गत हम प्राइमरी सेकेंडरी यानी माइक्रो मिनी एंड मैक्रो जो लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैक्रो की बात करते हैं हम, इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे छोटे जो स्ट्रक्चर्स, जैसे सबसे पहले जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स है वो हमारा कॉन्टिनेंटल है और हमारा ओशन है। उसके बाद हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है। उसके बाद हम जितने भी जो लैंडफॉर्म्स है, चाहे वो हवा से बने हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स से बने हैं या फिर वाटर बॉडीज से बने हैं। तो ये जो लैंडफॉर्म्स है वह ह्यूमन को किस प्रकार से अफेक्ट करता है उसके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना होता है। उसके बाद यानी लैंडफॉर्म्स का हमारे ह्यूमन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम छोटा सा एक उदाहरण दें कि अगर हम माउंटेन्स पर रहते हैं तो माउंटेन्स पर अगर हम रहेंगे तो हमारा जो पहनने का हमारा हम जो कपड़े पहनेंगे वो कुछ अलग प्रकार के होंगे। हमारी जो एक्टिविटी जो होगी, एक्टिविटीज यानी हम खेती बाड़ी करेंगे या फिर हम हियरिंग करेंगे या फिर हम किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगाएंगे, ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा जो सराउंडिंग एरिया किस प्रकार से है, हमारा लैंड फॉर्म्स किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो चीजें होती है वो किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, जैसे हम बात करें इक्वेटर, इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जाएं या इक्वेटर से हम साउथ की तरफ जाएं, तो दोनों तरफ आपके एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ आपका साउथ पोल है। जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि वहां पर टेम्परेचर जो है काफी कम होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर टेम्परेचर जो है, तो टेम्परेचर जो प्रभावित होगा तो टेम्परेचर से क्या क्या चीजें चेंजेज होगी। जैसे कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो नो डाउट वहाँ की वेजिटेशन आपको अलग प्रकार की देखने को मिलेगी, वहाँ का फ्लोरा एंड फोना जो आपको अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। उस पर डिपेंडेंट रहने वाले जितने भी जो एनिमल्स हैं वो भी अलग प्रकार के देखने को मिलेगी। ह्यूमन जो है, ह्यूमन की एक्टिविटी अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। उसके कपड़े किस प्रकार के होंगे, वो क्या खाएगा, किस प्रकार के मकानों में रहेगा। तो ये सब जो चीजें होती हैं उसको क्लाइमेट अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर राजस्थान का जो मौसम है वो काफी ठंड भरा रहता, तो हो सकता था कि आज हम स्वेटर को पहन के बैठे रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कपड़े क्या होंगे, तो वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। हम क्या खाएंगे डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग
जो फ्लोरा एंड फोना क्या रहेगा वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। फिर है वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज जो हैं, जैसे कि वाटर बॉडीज में आपका ओशन है, छोटे छोटे आपके पोन्ड्स हैं या फिर आपके कैनाल्स हैं, तो ये सारी वाटर बॉडीज जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज पर क्या प्रभाव डालती हैं। देखिएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर लैंड फॉर्म्स, यानी इसका प्रभाव ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय गतिविधियों पर प्रमुख भू आकारों, जलवायु तथा जलाशयों का क्या प्रभाव पड़ता है के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्म ऑफ एडप्शन टू एनवायरनमेंट, यानी हम अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार से अपने आप को वहां पर अनुकूलित करते हैं। अनुकूलित, एडेप्शन का अर्थ होता है, देखो एडेप्शन के दो तरीके होते हैं, या फिर तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको आप कह सकते हैं कि एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करना यानी जैसा है उसको आप स्वीकार करें, मॉडिफिकेशन यानी उसको अपने अनुसार चेंज कर लें। तो ह्यूमन जो लाइफ है, उस ह्यूमन लाइफ को यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लाइमेट रीजन्स है जहां पर इस प्रकार की जो एडेप्शन हुआ है उसके बारे। तो ह्यूमन लाइफ इन प्रिंसिपल इन्वायरमेंट, यानी कुछ विशेष जो इन्वायरमेंट है उसमें किस प्रकार से ह्यूमन लाइफ चली है। तो उसमें सबसे पहला है इक्वेटोरियल रीजन। अब इक्वेटोरियल रीजन यानी ये वो रीजन है जहां पर इक्वेटर पास आउट होता है। अब इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास आउट होता है, तो जैसे कि हम गूगल अर्थ को यहाँ पर देख लें, तो जहां कहीं पर भी आपके इक्वेटर निकलता है, तो इक्वेटर जहां जहां से पास आउट होगा, तो हमें पता है कि उन सभी जगह पर आपको कुछ विशेष परिस्थितियां देखने को मिलेगी। विशेष परिस्थितियों का अर्थ ये हो गया कि इक्वेटर जहां जहां से पास आउट होता है वहां पर आपको तेज गर्मी देखने को मिलती है। अब तेज गर्मी वहां पर देखने को मिलती है, इसका मतलब ये होगा कि इक्वेटर जहां पर जाएगा तो वहां पर आपको बारिश की संभावना भी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इक्वेटर यहाँ से पास आउट होता है, तो इक्वेटर में ये जो रीजन है वो काफी हरा भरा देखने को मिलता है, काफी ज्यादा यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। इसी प्रकार से ये जो रीजन हो गया, इसके बाद मैं बात करूंगा दूसरा जो रीजन है। तो ऐसे कुछ रीजन है जैसे कि ये मलाय वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको अगर आप देखेंगे तो तीन रीजन मैं यहाँ पर बेसिकली आपको इक्वेटोरियल में बता रहा हूँ। एक तो ये मलेशिया वाला रीजन है, एक आपके अफ्रीकन रीजन जो कांगो डेजर्ट वाला, कांगो के जो फॉरेस्ट है वहाँ वो रीजन है, और तीसरा जो रीजन है जहाँ से इक्वेटर पास आउट होता है वो होता है ये वाला, जिसे हम यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंतर्गत अमेजोन के नाम से जानते हैं। तो ये वो रीजन है। तो इस रीजन के अंतर्गत आपको कुछ विशेष ट्राइब्स देखने को मिलती है। तो वो जो ट्राइब्स है, तो उन ट्राइब्स के बारे में हमें डिस्कस कर यहाँ पर करना होगा। तो ट्राइब्स जिस प्रकार से मलेशिया में हम सेमांग के बारे में बात करेंगे, हम अमेजोन के जंगल में बोरोर को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से कांगो जो डेजर्ट है, तो कांगो का जो जंगल है वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर पिग्मीज को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से ट्रॉपिकल डेजर्ट, सबसे पहले तो हमें ट्रॉपिकल पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल रीजन का अर्थ हो गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन होता है, उस रीजन के अंतर्गत आपको जो भी डेजर्ट मिलते हैं, उन डेजर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, उन ट्राइब्स का पूरा बायोडाटा। बायोडाटा का अर्थ होता है कि वह जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र की स्पेशल ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है, क्लाइमेट क्या है, वहाँ की वेजिटेशन क्या है, क्या कल्चर है, क्या उसकी कह सकते हैं कि पारिवारिक व्यवस्था है, क्या वो अपनी इकोनॉमी किस प्रकार से वो चलाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पर हमें डिस्कस करनी होती है। इसके अलावा है मानसून लैंड्स, फिर है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, मेडिटेरियन लैंड्स एंड पोलर रीजन। तो ये कुछ रीजन्स है जो, यानी इन रीजन्स के अंतर्गत कुछ विशेष ट्राइब्स रहती हैं, और उन ट्राइब्स के बारे में एवरीथिंग जो भी है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना होता है। ये था हमारा यूनिट नंबर सेकंड। फिर है यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर थर्ड में रेसेस ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव की जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के बारे में देखिए कि यहाँ पर हमने कुछ ट्राइब्स के बारे में किया। देखिएगा ट्राइब्स एंड रेस, इन दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, तो यूनिट नंबर थर्ड में हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन फर्क को लाने का, यानी कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं कि जो रेसेज है
उन रेसेज को हम किस प्रकार से, यानी किस किन किन जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स पे हम देखते हैं कि ये निग्रो है, ये मंगोलाइड है या ऑस्ट्रोलाइड है, मेडिटेरियन है, निग्रोइड है। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं या काकेशाइन है, तो किस बिहाफ पे करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स, उन क्राइटेरिया को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर है कुछ क्लासिफिकेशंस की स्कीम्स, और इन स्कीम्स के अंतर्गत एक तो है आपका क्रोबर, एक है हैडन और एक है ग्रिफिथ टेलर। तो इन तीनों ही विद्वानों ने अपना अपना एक क्लासिफिकेशंस आपके सामने रखा है कि पूरे वर्ल्ड की जो रेसेस है वो कौन सी और क्या विशेषताओं के साथ रहती हैं, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट जो है वो है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी इन द वर्ल्ड, ये पूरा का वर्ल्ड। देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पूरे वर्ल्ड को लेकर हम साथ चलते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ा, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पॉपुलेशन के चैप्टर थे, लेकिन केवल और केवल हमने इंडिया के बारे में ही पढ़ा। लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ग्रोथ किस प्रकार से हो रहा है, ग्रोथ का क्या पैटर्न है, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से पाया जाता है, तथा इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी किस प्रकार से रहती है। तो ये सभी जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें इस यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में है आपका ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट के अंतर्गत साइट, फॉर्म्स एंड टाइप्स, यानी जो मानव सेटलमेंट। सबसे पहले हम सेटलमेंट, सेटलमेंट को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये बस्तियां हैं। बस्तियां का अर्थ होता है कि जहां पर 4 या 5 व्यक्ति अपने मकान बनाकर रहते हैं तो उसे हम बस्ती कहते हैं। तो उस बस्ती का पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न को हम दो तरीकों से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो दे रखे हैं पैटर्न्स, यहाँ पर दे रखा होगा ये फॉर्म एंड टाइप। देखिएगा फॉर्म एंड टाइप, इसको डिस्कस करते हैं। फॉर्म का अर्थ होता है कि वो किस प्रकार से, जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर काफी तेज, जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट लगाए हैं और कुछ 5-10 पॉइंट मैंने इस प्रकार से लगाए हैं, तो इन दोनों ही सिचुएशन में आप देखेंगे कि जो ए है उसके अंतर्गत आपको काफी कॉम्पैक्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर बी में आपको देखेंगे तो हाँ काफी स्कैटर्ड देखने को मिलेगा। तो पॉपुलेशन का ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर ए फॉर्म की बात करेंगे तो इस फॉर्म को हम कहेंगे कि ये एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, काफी पास पास में मकान है। और बी जो पैटर्न है वहां पर आपको एक स्कैटर्ड पैटर्न देखने को मिलेगा या डिस्पर्स्ड पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी मकान जो है काफी काफी दूर दूर है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर टाइप भी हो सकता है। अब फिर बात करते हैं कि फॉर्म्स और फिर टाइप। टाइप ये तो हो गया जिस प्रकार से हमने कहा कि यहाँ पर हिंदी में दो शब्द लेते हैं, एक तो पैटर्न और एक होता है टाइप। अब टाइप के अंतर्गत हमने लिखा है कि ये जो टाइप हो गया कि ए टाइप हो गया या बी टाइप हो गया। अब पैटर्न की बात करें तो पैटर्न किस प्रकार से होगा, तो दोनों ही देखिएगा, दोनों ही पैटर्न के अंतर्गत सबसे पहला जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का एक सर्कल पैटर्न है, या फिर इसको हम रेडियल पैटर्न भी कह सकते हैं। तो अलग अलग पैटर्न, जिस प्रकार से हमने कहा कि ये कोई एक सड़क मार्ग है, जैसे कि ये कोई सड़क है और सड़क के दोनों तरफ इस प्रकार से मकान लगातार बनते रह रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक रेडियल लीनियर पैटर्न है। तो ये पैटर्न यहाँ पर लीनियर बन गया है। फिर ये पैटर्न चेकर बोर्ड टाइप हो सकता है, ये पैटर्न आपके रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये पैटर्न आपका स्क्वायर हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिटी का जो प्लान है वो किस प्रकार से बनाया गया है। तो इस प्रकार से ह्यूमन सेटलमेंट का ये टॉपिक रहेगा। उसके अंदर हम पढ़ेंगे हाउस के टाइप एंड स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। भारत के संदर्भ में मकानों के प्रकार पढ़ेंगे और मकानों में क्या कौन सी सामग्री प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हमारे जिस रीजन की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर मकान ईंटों के बने हुए या फिर सैंडस्टोन के देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम डेजर्ट रीजन में जाएंगे तो वहां पर आपको मिट्टी के या घास फूस के मकान देखने को मिलेंगे। जंगल अरावली के क्षेत्रों में चला जाए तो वहां पर आपको घास फूस के और लकड़ियों के और बांस के मकान देखने को मिलेंगे। तो ये हाउस के टाइप्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 जिसमें आपका अर्बनाइजेशन है, यानी जो नगरीकरण है, नगरीकरण का क्या अर्थ है, नगरीकरण किस प्रकार से बनता है, और नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन की क्या क्या
कॉजेज हैं, क्या कारण होता है कि नगरीकरण या नगरों की तरफ हम जाते हैं। तो बेटर एजुकेशन की फैसिलिटी है, हेल्थ की जो फैसिलिटीज है या अदर जो भी फैसिलिटीज है जो हमें मूव करवाती हैं कि हम एक सिटी के अंदर रहें, तो वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। फिर है प्रिंसिपल एग्लोमेरेटन्स जो है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि विश्व के अंतर्गत जो बड़े बड़े जनसमूह है, जनसमूह को हम इस प्रकार से डिस्कस करते हैं। जैसे कि पूरा पूरा वर्ल्ड को अगर देखें तो पूरे के पूरे वर्ल्ड पर समान रूप से सारी की सारी जनसंख्या वहां पर स्थापित फैली हुई नहीं है, तो उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कहीं ज्यादा जनसंख्या मिलती है, कहीं पर आपको कम जनसंख्या देखने को मिलती है। तो कुछ ग्रुप्स वहां पर क्रिएट हो जाते हैं कि लगातार वहां पर काफी ज्यादा जनसंख्या, जैसे कि हम यूएसए का जो ग्रेट लेक्स के आसपास का जो रीजन है, शायद सुना होगा आपने, जो ग्रेट लेक्स है, जैसे कि आपका सुपीरियर, मिशिगन, इरी, यूरन, इरी, ओंटारियो, ये जो झीलें हैं उनके आसपास में काफी ज्यादा पॉपुलेशन का एग्लोमेरेटन्स जो है वहां पर आपको पाया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटी। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है, हिंदी में कहते हैं नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अब नगरों का प्रकार्यात्मक या कार्यात्मक वर्गीकरण का अर्थ ये होता है कि हमारे पास जितने भी हमारे जो नगर है, तो नगर या जो सिटी है, जो सिटी डेवलप हुई है तो उसके पीछे कारण है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि कोटा, तो अब कोटा कहते हैं आपके पास में क्या है कि वो एक एजुकेशन सिटी है। और इसी प्रकार से हम अगर बात करें दूसरी सिटी के बाद, जैसे कि वाराणसी की बात करें, तो वाराणसी की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये एक धार्मिक नगर है, ठीक है। काशी एक धार्मिक नगर है, हरिद्वार इसी प्रकार का धार्मिक नगर है, मक्का और मदीना जो है वो भी आपके धार्मिक नगर है। तो या फिर कुछ कैंट रीजन है, कैंट रीजन जैसे कि आगरा कैंट है, जोधपुर कैंट है। तो ये जो कैंट रीजन है, अंबाला कैंट है, तो वहां पर हम उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि वहां पर सेना को रखा जाता है, तो वो एक उसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस प्रकार से कुछ सिटीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट जो है आपका स्लम्स है, कच्ची बस्तियां, जिसके अंतर्गत हम धारावी को भी पढ़ेंगे तथा घेट्टो नाम की एक स्लम्स है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया, रेफरेंस टू इंडिया, यानी भारत के संदर्भ में इन स्लम्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लम्स क्यों होते हैं, स्लम्स में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, क्यों स्लम्स इम्पॉर्टेंट भी है और स्लम्स क्यों हमारे लिए हार्मफुल है या किसी कंट्री के लिए हार्मफुल है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे विद द रेफरेंस टू इंडिया, यानी भारत के संदर्भ में हम इसको देखेंगे। फिर है प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन एंड रेमेडीज, यानी हम यहाँ पर नगरीकरण की समस्याएं और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा को पूरा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम रिकमेंडेड जो रीडिंग बुक्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा, ये ब्रूंस की है ह्यूमन ज्योग्राफी किताब, अगर मिले तो ठीक है। देखिएगा, ये जो रिकमेंडेड बुक है जो मिल जाते हैं, जैसे कि ये काफ़ी बड़े बड़े ऑथर्स हैं, जो ये किताबें आपको शायद मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिलेगी हम जो किताबें मिल जाएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एस.डी. कौशिक की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, वो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा माजिद हुसैन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये काफ़ी अच्छी बुक है। रावत पब्लिकेशन का कोई इशू नहीं है, आप कोई भी इशू जो पब्लिशर्स हैं उसकी किताब यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा मैं बार बार एक जी.सी. लियोंग एंड मॉर्गन की बात करता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये मामोरिया द्विवेदी जो है वो काफ़ी, हाँ, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप एस.डी. कौशिक रहे और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो माजिद हुसैन, इन दोनों में से कोई भी एक किताब आप परचेज कर सकते हैं। हिंदी में एक बार वापस इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, सिद्धांत, अन्य समाज विज्ञानों से इसकी क्या संबंध है,
क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं के अंतर्गत हम नियतिवाद, संभववाद और नव नियतिवाद को डिस्कस करने वाले हैं। फिर यूनिट नंबर सेकंड में भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव, विभिन्न भू आकारों, जलवायु, जलाशयों का मानवीय क्रियाओं पर क्या प्रभाव है, पर्यावरण अनुकूलन की विभिन्न रूप और विभिन्न पर्यावरण जो प्रदेश हैं उसके अंतर्गत हम किस प्रकार से वहां पर मानव जीवन व्यतीत होता है। उसमें इक्वेटोरियल रीजन, हॉट डेजर्ट्स रहेंगे या ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो है, फिर आपका मानसूनी लैंड है, फिर आपका टेम्परेट जो ग्रास लैंड है, उसके बाद में इक्वेटोरियल मेडिटेरियन जो रीजन है, इसके अलावा आपका जो पोलर रीजन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर थर्ड में हम ह्यूमन रेसेज जो बेसिस हैं जिसके आधार पर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं, तथा कोपर, हेडन और ग्रिफिथ टेलर का हम यहाँ पर वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा विश्व में जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व का चैप्टर रहेगा। फोर्थ यूनिट में मानव अधिवास यानी ह्यूमन सेटलमेंट, स्थिति, आकृति और प्रकार, और भारत के संदर्भ में मकानों के कितने प्रकार होते हैं उसको डिस्कस करने वाले। फिफ्थ जो यूनिट रहेगी उसके अंतर्गत हम अर्बनाइजेशन, इसका अर्थ, किस प्रकार से अर्बनाइजेशन बढ़ता रहता है, उसके कारण क्या है, और विश्व के प्रमुख जो जन समूह है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद रहेगा भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, गंदी बस्ती व उससे जुड़ी हुई समस्याएं, और भारत के संदर्भ में हम नगरीकरण की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करेंगे, तथा साथ ही साथ उसका किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर विभिन्न रहेंगे।